गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर यूनिट फर्स्ट, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो बेटा पहले दो लेक्चर में हमने आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल्स सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, उस बेस पे हमने दो कैटेगरी बनाई थी। वन वॉज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आपका था अमरफस सॉलिड। नेक्स्ट हमने सेकेंड क्लासिफिकेशन की थी बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में किस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। उस बेस पे हमने आपके सॉलिड्स को फर्दर चार कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज आयनिक सॉलिड, सेकेंड वाज कोवलेंट सॉलिड, थर्ड वाज योर मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ वाज योर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये जो आपकी सेकेंड क्लासिफिकेशन थी, ये जो है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही क्लासिफिकेशन थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम फर्दर आपकी ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल फर्दर चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आपका था कोवलेंट सॉलिड, देन आयनिक सॉलिड, देन मेटालिक सॉलिड एंड लास्ट वन वाज योर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमने टोटली अब तक ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात की है। नेक्स्ट अगर हम अमरफस सॉलिड की बात करें तो बेटा अमरफस सॉलिड जो है हमारे स्टडी रेंज से बाहर है, यानी कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन ये पूरा ही चैप्टर जो है टोटली डील करेगा आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरफ ही। ठीक है, तो हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। तो अगर हम आपके सॉलिड्स की टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखो चलो वैसे भी सॉलिड को समझ लेते हैं। अगर आप सॉलिड के एक क्रिस्टल की बात करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर के एक क्रिस्टल की बात करते हो, ठीक है, या फिर आप जो घर में सॉल्ट यूज करते हो उसके एक क्रिस्टल की बात करते हो, तो बेटा वो एक छोटा सा क्रिस्टल ना जाने कितने एटम से, या हम कह सकते हैं आयन से, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल जब ज्वाइन हुए तब जाके आपका वो छोटा सा क्रिस्टल बना है। ठीक है, तो क्रिस्टल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब आपके एटम या मॉलिक्यूल या आयन एक फिक्स पैटर्न में, क्योंकि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं तो फिक्स पैटर्न ही होगा, एक रेगुलर पैटर्न होगा। तो जब आपके एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल एक रेगुलर पैटर्न या एक फिक्स पैटर्न में कंबाइन होते हैं तब जाके आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आपका अभी मैंने क्या कहा कि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं तब जाके आपका अलग अलग टाइप के सॉलिड्स बन रहे हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म के सॉलिड्स बन रहे हैं। तो बेटा ये जो आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है विच कैन बी एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक फिक्स पॉइंट पे ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि रेंडमली कहीं पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, इनका एक फिक्स पॉइंट होता है और उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं आपका लेटिस पॉइंट। तो पहले हम आपकी टू डायमेंशनल अरेंजमेंट देख लेते हैं कि आपके सॉलिड्स में टू डायमेंशन में दो जब डायमेंशन हो, चाहे आप एक्स वाई ले लो चाहे वाई जेड ले लो, ठीक है, तो दो डायमेंशन में जब आपके सॉलिड्स का पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, 2D की अगर हम बात करें, दैट इज 2D की अगर बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमेशा एक फिक्स पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। उन पॉइंट्स को हम कहते हैं आपके लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ये जो सारे मैंने आपको डॉट्स दिखा रखे हैं ये आपके लेटिस पॉइंट है। इन फिक्स पॉइंट पे आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होंगे। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की किस तरीके से अरेंजमेंट है उस हिसाब से आपके अलग अलग सॉलिड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा लेटिस पॉइंट को अगर हम एक फिक्स पैटर्न में ज्वाइन करें थ्रू इमेजिनरी लाइन, जैसे कि अगर मैंने यहाँ लेटेस्ट पॉइंट है आपके 1 2 3 4, इनको जब मैंने इमेजिनरी लाइन से जब ज्वाइन किया तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है यूनिट सेल। ठीक है, जब आपके ये यूनिट सेल, ये आपका एक यूनिट सेल हो गया, यानी कि सेकेंड यूनिट सेल दिस, थर्ड यूनिट सेल दिस, फोर्थ यूनिट सेल दिस,
ठीक है, 5th यूनिट सेल इज दिस एंड 6th यूनिट सेल इज दिस। ठीक है, तो जब आपके यूनिट सेल एक रेगुलर अरेंजमेंट में रिपीट हो रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, जो रेगुलर रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल, जो सेल से जो फॉर्म हुआ है स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस, या फिर इसका दूसरा नाम है स्पेस लेटिस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक स्पेस लेटिस आपका क्या है, हम डेफिनेशन भी देखेंगे बट वैसे ही बता देती हूँ। स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस क्या है? इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, जब आपके यूनिट सेल, हमने क्या कहा इसको, जब हम आपके लेटिस पॉइंट को एक पर्टिकुलर पैटर्न में इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो आपका कहलाता है यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिट सेल है हुआ, ये एक स्क्वायर यूनिट सेल हुआ। ठीक है, अगेन आपका देखो स्क्वायर ही रिपीट हो रहे, दूसरा स्क्वायर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, तो ये जो आपकी जो एक सेल की तरह है, बार बार रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रही है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे मान लो आपको घर बनाना है, एक रूम बनाना है, तो रूम के लिए आप कौन सी सबसे छोटी चीज यूज करते हो? ब्रिक। ठीक है, ब्रिक को आप एक पैटर्न में लगाते हो, ये आपकी ब्रिक हो गई, देन दूसरी ब्रिक, देन तीसरी ब्रिक, ठीक है, उसके ऊपर चौथी ब्रिक, पांचवी ब्रिक, 6th ब्रिक। ठीक है, रेंडमली नहीं लगाते हो। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स का आपका रेगुलर अरेंजमेंट आपका क्या बनाते हैं? एक दीवार बनाते हैं। अगेन जब आप रेगुलरली अरेंज करोगे दूसरी दीवार बनेगी और धीरे धीरे आपका रूम बन जाएगा, फिर आप और रूम्स बनाओगे रेगुलर अरेंजमेंट में। ठीक है, तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है ब्रिक्स का, ये जैसे आपका घर बना रहा है, वैसे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट, या हम कहें जैसे आपकी ब्रिक सबसे छोटा पार्टिकल था उसमें, जो कि ओवर एंड ओवर टाइम रिपीट हो रहा है, ऐसे ही आपके सॉलिड्स में जो सबसे छोटा पोर्शन होता है, जो कि बार बार रिपीट होता है, वो कहलाता है यूनिट सेल। ठीक है, तो ये ओवर एंड ओवर रिपीटेशन से रेगुलरली क्या बना देता है, पूरा क्या बोलते हैं 3D। जब आपका रेगुलर रिपीटेशन होता है यूनिट सेल का, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस या फिर स्पेस लेटिस। ठीक है, और इन रेगुलर रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल से क्या बनता है? आपका पूरा एक 3 डायमेंशनली सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जब आपका यूनिट सेल कैसा हो? स्क्वायर हो। जब आपका यूनिट सेल कैसा हो? जब आपको लेटिस पॉइंट ज्वाइन करने के बाद एक स्क्वायर फॉर्म में यूनिट सेल मिल रहा हो, तो उस लेटिस को हम कहते हैं, उस क्रिस्टल लेटिस को हम कहते हैं स्क्वायर लेटिस। ठीक है, स्क्वायर लेटिस से ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि आपका यहाँ पे यूनिट सेल क्या होगा? स्क्वायर फॉर्म में होगा। ठीक है, जहां पे आप जानते हो स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर दूसरे टाइप की लेटिस की बात करें, दैट इज योर रेक्टेंगुलर लेटिस। रेक्टेंगुलर लेटिस क्या होता है? जब आप लेटिस पॉइंट्स को या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हो, और जब अगर आपका एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बन रहा हो, तो उसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर लेटिस। उस क्रिस्टल लेटिस को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर लेटिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड आपका, दैट इज योर पैरेललोग्राम लेटिस। पैरेललोग्राम में भी वही होगा, जैसे स्क्वायर मिल रहा था आपको, जब आपने लेटिस पॉइंट को इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन किया था एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो आपको स्क्वायर मिल रहा था, तो स्क्वायर लेटिस। रेक्टेंगुलर मिल रहा है तो रेक्टेंगुलर लेटिस। अगर आपको पैरेललोग्राम मिलता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ज्वाइन करने के बाद, या फिर लेटिस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद अगर आपको पैरेललोग्राम मिलता है, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम लेटिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ज्वाइन करने के बाद आपको एक रोम्बस टाइप शेप मिलती है, तो उसको आप कहोगे रोम्बिक लेटिस। और यहाँ पे क्या है, आपका रोम्बस में एक अंदर आपका एक लेटिस पॉइंट जरूर होना चाहिए। इस तरीके से खाली रोम्बस नहीं होगा, एक लेटिस पॉइंट भी होना चाहिए। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर है विद इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो इस लेटिस को हम कहेंगे रोम्बिक लेटिस। अगर एक रेक्टेंगुलर है और उसमें एक इंटीरियर पॉइंट है, तो उस लेटिस को हम कहेंगे आपका रोम्बिक लेटिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपके नेक्स्ट लेटिस क्या है, दैट इज योर हेक्सागोनल लेटिस। हेक्सागोनल में क्या होता है कि जब आप लेटिस पॉइंट को इमेजिनरी लाइन से
इमेजिनरी लाइन में क्यों कह रही हूँ बार बार, क्योंकि ये एक्चुअली में लाइन होती नहीं है, पार्टिकल बहुत पास पास प्रेजेंट होते हैं बट हेक्सागोनल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करने के लिए दूर दूर दिखाए गए हैं ताकि आपको एक स्ट्रक्चर दिख सके, ठीक है। तो जब हम आपके लेटेस्ट पॉइंट या फिर लेटेस्ट पॉइंट की जगह हम क्या रखते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर आप इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करते हो तो अगर आपको एक हेक्सागोनल टाइप का यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग टाइप का अगर आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है तो वो लेटिस कैसा होगा, हेक्सागोनल लेटिस, ठीक है। और यहाँ पे अगर हेक्सागोनल में आपका क्या होगा, एक इंटीरियर पॉइंट भी होगा और अगर उस इंटीरियर पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो तो इस तरीके से आपका इंटीरियर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, रोम्बस। ये आपका रोम्बस है विद 60 डिग्री एंगल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी हमने आपका क्या पढ़ा कि आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं, उन फिक्स पॉइंट को हम लेटेस्ट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर आप लेटेस्ट पॉइंट को एक पैटर्न में ज्वाइन करते हो थ्रू इमेजिनरी लाइन तो जो आपका स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल ओवर एंड ओवर टाइम अपने आप को रिपीट करके पूरे सॉलिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आपका जब यूनिट सेल रेगुलरली रिपीट होता है उसको हम कहते हैं आपका क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। तो आपके यूनिट सेल के बेसिस पे कि अगर यूनिट सेल आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर लेटिस, यूनिट सेल आपका रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर लेटिस, इस तरीके से आपके 5 टाइप के लेटिस होते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई 2D अरेंजमेंट जो आप नॉर्मली बोर्ड पे बना सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी 3 डायमेंशनल, क्योंकि एक्चुअली में इस चैप्टर में हम आपकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर हम आपके सॉलिड्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखें तो देखो कैसी होती है। तो बेटा यहाँ पे मैंने अब आपका 3 डायमेंशनल लेटिस की बात की है, तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा कंपैरिजन भी दिखाया है कि 2D जो अभी हमने पढ़ा था कि आपके जब 2 डायमेंशन पे हो दैट इज x और z, आप कोई भी ले सकते हो, x y ले सकते हो, x z, कोई भी 2 डायमेंशन पे सिंगल फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट हो तो वो आपका कहलाता है 2D डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर आप क्रिस्टल को 3 डायमेंशनली अरेंज करते हो तो वो इस टाइप का होगा, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे एंड z एक्सिस पे। तो अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल आपका क्या है, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस। कि कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस जो है, कंप्लीट जो आपकी स्पेस लेटिस है उसमें से जो सबसे छोटा सा पोर्शन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो एक क्यूब है, उसके पीछे दूसरा क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पीछे ऊपर भी है, ऐसे ही आपका यहाँ इस साइड भी होगा, आगे की तरफ भी होंगे, नीचे भी क्यूब होंगे, पीछे भी क्यूब होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा पोर्शन है दैट इज योर क्यूब, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका यूनिट सेल। तो 3 डायमेंशनल लेटिस की अरेंजमेंट में या 3 डायमेंशनली क्रिस्टल अरेंजमेंट में जो सबसे छोटा पोर्शन होता है जो ओवर एंड ओवर टाइम रिपीट करके लेटिस की फॉर्मेशन करता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। जैसे आपकी रूम की फॉर्मेशन कैसे हो रही थी, जब आपकी ब्रिक्स ओवर एंड ओवर टाइम एक रेगुलर पैटर्न में 3 डायमेंशनली अरेंज हो रही थी, तब हमने कहा था आपकी रूम की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आपका यूनिट सेल जो सबसे छोटा पोर्शन होता है 3 डायमेंशन का सबसे छोटा पोर्शन, जब वो अपने आप को ओवर एंड ओवर टाइम रिपीट करेगा तो वो कहलाता है आपका यूनिट सेल, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस विच when repeated over and again produce complete crystal lattice, ठीक है। यूनिट सेल आपका वो छोटा सा 3 डायमेंशनल पोर्शन होता है जिसके ओवर एंड ओवर रिपीटेशन से आपकी कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें क्रिस्टल लेटिस आपका क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस आपका इट इज अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल आपका रिपीट कर करके एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं या फिर स्पेस लेटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पोर्शन दिखाया है, साथ के साथ मैं आपको एक यूनिट सेल का एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। देखो आपका
यूनिट सेल इस टाइप का होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे एटम्स या आयंस या हम कहें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हर कॉर्नर पे आपके अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके का आपका एक यूनिट सेल होता है जो कि ओवर एंड ओवर टाइम रिपीट करता है अपने आप को, ताकि पूरी आपकी क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो, क्रिस्टल लेटिस की फॉर्मेशन हो, और उस पूरे क्रिस्टल लेटिस को ही हम आपका सॉलिड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये आपका एक सॉलिड है, एक क्यूब है, ठीक है, हम कहेंगे एक यूनिट सेल, ये आपका दूसरा है। तो एक के साइड में ऐसे होंगे, अगेन रिपीटेशन होगी, ऐसे ही ऊपर होंगे क्यूब्स, ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे ही साइड में, ऐसे ही नीचे की तरफ, ऐसे ही आगे की तरफ, ऐसे ही पीछे की तरफ, और आपका इस टाइप का बेटा आपका पूरा क्रिस्टल लेटिस की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो बात हो गई आपकी 3 डायमेंशनल की और 2 डायमेंशनल की। अब अगर हम आपके, क्योंकि हमें पढ़ना 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल में यूनिट सेल की हम कंप्लीट स्टडी करके देखेंगे, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल की अगर बात करें, एक और चीज आपको बतानी है, 2 डायमेंशनल मीन्स आपका सिर्फ हम आगे वाला पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। आपका एक्स एंड वाई ले लो, चाहे एक्स एंड जेड पोर्शन में जो आपको पोर्शन दिख रहा है, जैसे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर लेटिस, रेक्टेंगुलर होगा ये पोर्शन तो रेक्टेंगुलर लेटिस, पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम लेटिस, ठीक है। तो इस बेस पे हमने आपका ये किया है, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, जैसे मैंने ऊपर वाला किया है, थोड़ा सा आप टेढ़ा कर दो तो आपको सारी डायमेंशन दिखने लग जाएंगी, ठीक है। आपको पीछे वाले भी दिखने लग जाएंगे। तो आगे वाले की जगह ऐसा नहीं है कि इस तरीके का आपका सिर्फ स्क्वायर बॉक्स होता है, आपके पार्टिकल्स पीछे भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको हम 3 डायमेंशन लेते हैं। थोड़ा सा टिल्ट करके देखोगे आपको सारा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपके 2D एंड 3D की बात हो गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूनिट सेल, यानी कि एक इस छोटे से पोर्शन, आप देख सकते हैं 2 है, तो एक इस छोटे से पोर्शन को आप कहते हो यूनिट सेल। तो अगर हम यूनिट सेल की स्टडी करते हैं तो देखो कैसा है यूनिट सेल आपका। तो बेटा अगर हम सिंगल यूनिट सेल की बात करें तो सिंगल यूनिट सेल आपको इस टाइप से दिखेगा कि आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये आपका एक पार्टिकल है, इससे पीछे ये वाला, ये पार्टिकल है, इससे पीछे ये वाला, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, और पीछे वाले के नीचे ये, और इस वाले पीछे वाले के नीचे ये। तो इस टाइप से आपका अरेंजमेंट होता है। तो अगर हम सीधा देखें तो आपको सिर्फ ये स्क्वायर पोर्शन दिखेगा, मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है तो आपको पीछे वाले भी एटम्स दिख रहे हैं, या हम कहें पीछे वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की भी अरेंजमेंट आपको दिख रही है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज योर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। कि यूनिट सेल के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो लेट सपोज मैंने आपका ये यूनिट सेल कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये आपकी क्या है, हाइट है, ये आपकी यूनिट सेल की हाइट है। तो मैंने हाइट को ए से रिप्रेजेंट किया है, ए इज हाइट ऑफ द यूनिट सेल। ये आपका क्या है, विड्थ है, सॉरी लेंथ है आपकी, तो ये इसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, बी इज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, कि यूनिट सेल आपका कितना लंबा है। और ये जो आगे की तरफ आ रही ये विड्थ होती है, मोटाई होती है, ठीक है। तो विड्थ को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सी आपका क्या होगा, मतलब इस पार्टिकल से लेके ये पूरी लेंथ, यहां से लेके ये पूरी लेंथ, ठीक है, पूरी लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो सी आपका क्या होगा, विड्थ होगी, ठीक है बेटा। तो ये आपके पैरामीटर्स है। ए आपकी हमेशा हाइट, आप यहां से ऊपर से नंबर डालना स्टार्ट करो, ए बी सी, ठीक है। तो ए हाइट, बी लेंथ, सी विड्थ होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इनके एंगल्स क्या क्या होंगे, तो बेटा यहां से देखो एक ट्रिक बताती हूं आपको। यहां पे देखो जैसे यहां लिखा है वैसे लिख लो, ए बी सी, ठीक है। इस टाइप से आप ट्रायंगल बना लो, ठीक है बेटा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम नीचे से, बी और सी में जो एंगल होगा उसे हम अल्फा नाम देंगे, सी एंड ए में जो एंगल होगा उसको हम बीटा नाम देंगे, और ए एंड बी में जो एंगल होगा उसको हम गामा नाम देंगे, ठीक है। ये चीज आप याद रखो, ये पैरामीटर्स याद रखो। तो देखो यहां से अगर करें बी एंड सी में जो ये आपका एंगल होगा, ये आपका
अल्फा होगा। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, अल्फा बीटा अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, क्योंकि मैंने ये पैरामीटर्स फिक्स कर दिए हैं ताकि याद करने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि इन पैरामीटर के बेस पे भी आपके यूनिट सेल फर्दर क्लासिफाई होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ इस तरीके से आप याद कर लो, आपको आसानी होगी करने में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें जो ए और सी में, ए एंड सी में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हमेशा बीटा कहलाएगा। ए एंड बी में जो एंगल है वो आपका ये बी है, ए एंड बी में जो एंगल होगा बेटा वो आपका गामा कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, हम मैं यहां लिख देती हूं, एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में जो एंगल होगा वो अल्फा, सी एंड ए के बीच में जो एंगल होगा वो बीटा, एंड आपका ए एंड बी के बीच में जो होगा वो आपका गामा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सिंपल जैसे हमने यहां बनाया ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करो, अल्फा बीटा गामा। तो बेटा इन पैरामीटर्स के बेसिस पे भी आपके क्लासिफिकेशन है यूनिट सेल की, वो भी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम आपके टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ लेते हैं कि यूनिट सेल किस टाइप के, कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि क्या यूनिट सेल सिर्फ आपके क्यूबिक फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हम अभी तक क्यूबिक कर रहे हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, यूनिट सेल सिर्फ क्यूबिक फॉर्म में नहीं होते, और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो कि आपके डिपेंड करेंगे इन पैरामीटर्स पे। ठीक है, उससे पहले हम आपके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, देन हम आपकी शेप्स ऑफ यूनिट सेल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखो, तो बेटा अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, चाहे आपका यूनिट सेल किसी भी शेप का हो, बट टाइप्स उसके दो ही होंगे। ठीक है, तो देखो पहली प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम आपकी सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम इस चैप्टर में SCC यूज करेंगे। ठीक है बेटा, सिंपल क्यूबिक सेल SCC। तो बेटा सिंपल क्यूबिक सेल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जब आपका यूनिट सेल जो होगा, सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, ये मान लो एक यूनिट सेल हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका यूनिट सेल है। तो सिंपल क्यूबिक सेल में आपका क्या होगा, या प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका क्या होगा कि जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि इस यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, तो आपका क्या होगा, ये कहलाएगा आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक सेल कहलाएगा। ठीक है, आपके कितने कॉर्नर्स हैं, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स जब होंगे। सिंपल प्रिमिटिव में क्या होता है, हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। जब सिर्फ कॉर्नर पे ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो वो यूनिट सेल आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल कहलाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का पहला टाइप होता है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है, जिसको हम BCC भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आपका देखो बॉडी सेंटर में क्या होता है, पहले ड्रॉ कर देती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी।
बॉडी सेंटर में यहां ड्रॉ करती हूं, ये आपका, या हम इसको यहां ले लेते हैं। बॉडी सेंटर में इस तरीके से आपका यूनिट सेल होता है। ठीक है, ये आपका यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है, बट कॉर्नर के साथ साथ आपके यूनिट सेल के बिल्कुल, अगर यूनिट सेल को एक बॉडी माने हम, तो उस बॉडी के बिल्कुल सेंटर में भी एक आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि एटम, आयन, कुछ भी हो सकता है, वो प्रेजेंट होगा। बॉडी सेंटर, दैट मीन्स पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर प्लस इनसाइड द, या हम कह सकते हैं एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिट सेल। ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल बॉडी सेंटर में क्या होगा, यहां हम लिख सकते हैं कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में आपका क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, बॉडी सेंटर, तो पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ इस क्यूब के अंदर बिल्कुल सेंटर में आपका, बॉडी के बिल्कुल अंदर, क्योंकि देखो बॉडी सेंटर है, दैट मीन्स ये एक क्यूब को या इस यूनिट सेल को हम एक बॉडी मानते हैं, तो इस बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक यूनिट आपका, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, वो आपका यूनिट सेल, ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पे भी पार्टिकल्स हो और बॉडी के सेंटर में भी हो, वो आपका कहलाएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। सेकेंड आपका होता है फेस सेंटर क्यूबिक सेल, जिसको हम FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। अगर फेस सेंटर क्यूबिक सेल की बात करें तो बेटा, तो देखो इस क्यूब के आपके कितने फेस हैं, गिनो, एक आगे वाला, दो पीछे वाला, तीन साइड वाला, चार, चार ये हो गए, पांच, छह, यानी कि एक क्यूब के 6 फेस है, हर एक क्यूब के 6 ही फेस होंगे। ठीक है, तो एक क्यूब के 6 फेस। अब यहाँ पे फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, प्लस हर एक फेस के बिल्कुल सेंटर में भी एटम या आयन या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा, फेस सेंटर। तो अगर हम फेस सेंटर की देखें बेटा, तो देखो तो ये आपका क्यूब बन गया। ठीक है, आपका कहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, सब में कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कॉर्नर पे ना हो, क्योंकि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे, प्लस हर एक फेस के सेंटर में। तो देखो ऊपर वाले फेस पे, देन नीचे वाले फेस पे, देन इस साइड वाले फेस पे, देन इस साइड वाले फेस पे, देन पीछे वाले फेस पे, देन आगे वाले फेस पे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हर एक फेस के सेंटर में है। तो हम कह सकते हैं फेस सेंटर में आपका क्या होगा, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर में भी होगा, एंड 6 फेस सेंटर, 6 जो आपके फेस है, उन 6 के 6 फेसों के सेंटर में भी आपका प्रेजेंट होगा। तो आपको ये याद रखना है कि क्यूब में 6 फेस होते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड अगर हम टाइप देखें तो मैं इसको रब कर देती हूं क्योंकि स्पेस नहीं बचा है यहां पे। तो एक काम करते हैं, ये हम नीचे लिख लेते हैं, कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर। ठीक है, थर्ड अगर मैं आपके नॉन प्रिमिटिव की टाइप बता रही, थर्ड आपका क्या होगा, एज सेंटर। ठीक है, एज सेंटर क्यूबिक सेल, जिसको हम ECC भी कहते हैं। एज सेंटर, एज मीन्स आपका क्या होता है, किनारे। ठीक है, एज आप बोलते हो किनारे। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा था, पैरामीटर्स देखे थे, ये आपकी ऊपर की क्या है, हाइट,
हाइट ऑफ द क्यूब, या ये पार्टिकल कंसीडर किया था हमने, तो ये आपका हाइट ऑफ द क्यूब, दिस इज योर लेंथ ऑफ द क्यूब, दिस इज योर विड्थ ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो ये आपके लेंथ, हाइट, विड्थ, ये क्या होते हैं, एडजेस होते हैं आपके। ठीक है, तो अगर हम किनारे की बात करें, इस क्यूब में कितने किनारे हैं, गिनो 1, या फिर अगर आपके पास क्यूब नहीं है आप अपना रूम कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, रूम भी आपका एक क्यूबिक फॉर्म में ही होता है, ऑलमोस्ट क्यूबिक फॉर्म में ही होता है, तो रूम कंसिडर करो। ठीक है, रूम में मेरे साथ साथ गिनो 1 2 3 4, इस फेस में 4 एड्ज हैं, 4 किनारे हैं, देन 5 6 7, ये वाला हमने गिन लिया, 5 6 7 हो गए, देन इससे पीछे 8 9 10, ठीक है, एंड इससे पीछे वाले में क्या बच गए आपके 11 एंड 12। ठीक है, तो वैसे अगर आप ऐसे देखना चाहो, ऊपर 4 है, इस फेस पे 4 एड्जेस है, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे वाले फेस पे 4 एड्जेस है, 1 2 3 एंड 4, और 1 2 3 4 4 4 8 और 4 12, टोटल 12 एड्जेस होती हैं। तो आपका एड्ज सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे प्लस एड्ज सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो देखो, अगर हम यूनिट सेल बनाते हैं इसका, तो इस तरीके से बनेगा आपका, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, कॉर्नर पे प्रेजेंट है आपका, साथ ही साथ आपका कहाँ है, एड्ज, पहली एड्ज आगे वाले फेस की, ये पहली एड्ज, दूसरी एड्ज, तीसरी एड्ज, चौथी एड्ज। ठीक है, नेक्स्ट पीछे वाले फेस की 1 2 3 एंड 4 हो गए, आगे पीछे फेस हो गए। नेक्स्ट साइड का बच गया आपका, क्या हो गया है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर प्लस एड्ज सेंटर। ठीक है, यहाँ पे ECC मत लिखो, क्योंकि ये जो आपका यूनिट सेल है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इससे आपका सेम ऐसा ही एक दूसरा भी है, उसमें हम ECC यूज करेंगे। ठीक है, कॉमनली आपका वही मिलता है, एड्ज सेंटर आपका मिलता नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ आपका होता है एंड सेंटर, एंड सेंटर क्यूबिक सेल, जिसको हम ECC से कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ECC जहां लिखा हो वो याद रखना, एंड सेंटर है, एड्ज सेंटर नहीं है। जहां अगर आपका, क्योंकि देखो दोनों में E आ रहा है, तो जहां आपका एड्ज सेंटर मेंशन किया हो तभी आपको एड्ज सेंटर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपके एड्ज सेंटर के क्वेश्चंस इतने कॉमनली नहीं पूछे जाते, तो ECC जहां लिखा हो वहां एड्ज सेंटर मत लो, एंड सेंटर लो। ठीक है, एंड सेंटर। एंड सेंटर की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो ये आपका क्यूब है, इस क्यूब के कितने एंड है, अगर मान लो यहां से ये क्यूब स्टार्ट होता है तो दूसरा एंड यहाँ है, क्योंकि यहां से अगर हम किसी सॉलिड की बात करें तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, देन आपका क्या हो रहा है, इस एंड पे दूसरा क्यूब, देन आगे आगे आगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहां से है, एंड आपका ये है, अगर हम एक क्यूब की बात करें। ठीक है, और यूनिट सेल की बात करें तो स्टार्टिंग यहां से होगी मान लो, तो देन आगे आगे आपके ऐसे ही क्यूब रिपीट होंगे, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी। ठीक है, तो आपका क्या होगा, वहां जाके एंड होगा। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। कोई भी आप दो अपोजिट फेस ले सकते हो, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो एंडिंग पॉइंट ये है। तो एंड सेंटर में क्या होता है, कोई भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में भी होगा, कॉर्नर में होगा, प्लस कोई भी दो अपोजिट फेस ले सकते हो। अगर ये ले रहे हो देन इससे अपोजिट ये, ऊपर वाला ले रहे हो देन इससे अपोजिट ये, आगे वाला ले रहे हो देन इससे अपोजिट पीछे वाला। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। एंड सेंटर में आपका क्या होगा, कॉर्नर प्लस एंड सेंटर। ठीक है, कॉर्नर पे तो होगा ही, साथ के साथ एंड के सेंटर में भी होगा, यानी कि एट अपोजिट फेसेस। एंड की जगह आपको याद रहेगा अपोजिट, टू अपोजिट फेसेस। ठीक है, तो मान लो क्यूब आपका ये है, क्यूब ड्रॉ करना सीख लो।
क्योंकि क्वेश्चंस आपको आएंगे तो क्यूब ड्रॉ करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कॉर्नर्स पे तो होगा ही ऐसे, साथ के साथ कोई भी दो अपोजिट एंड ले लो। अगर ऊपर वाला ले रहे हो देन नीचे वाला ले लो, ठीक है, या फिर अगर आप ये वाला ले रहे हो देन यहां ले लो, या अगर आप पीछे वाला ले रहे हो तो ये आगे वाला ले लो। ठीक है, तो कोई भी दो अपोजिट एंड ले सकते हो। हमने ले लिया आपका ऊपर वाला, नीचे वाला, आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके यूनिट सेल्स हो गए। दोबारा एक बार बता देते हैं, यूनिट सेल जो है आपके दो टाइप के होते हैं। वन इज योर प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल मींस सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल मींस सिंपल चीज क्या है, जो इन सभी में से सबसे सिंप्लीफाइड हो। सबसे सिंप्लीफाइड क्या है, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। वहां पे किसी में बॉडी में है, किसी में फेस में है, कहीं एज में है, कहीं सेंटर में। तो सिंपल में आपको याद रखना है, पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। जब सिर्फ आपके कॉर्नर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, तो आपका सिंपल क्यूबिक सेल होगा वो। नॉन प्रिमिटिव आपका चार टाइप का होता है। बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर प्लस जो 6 के 6 आपके क्यूब के फेस है उनके सेंटर में। एंड एज सेंटर में क्या होता है आपके, यहाँ 12 लिख लो। ठीक है, 12 एडजेस होते हैं तो 12 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, याद रहेगा आपको। एज सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर प्लस जो 12 आपके एज है उन एडजों के बिल्कुल सेंटर में आपका होगा। ठीक है, एंड सेंटर में आपका क्या होता है, कॉर्नर प्लस कोई भी दो अपोजिट क्यूब की या यूनिट सेल की कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो। ठीक है, उन फेसेस के बिल्कुल सेंटर में जब होगा तो वो आपका कहलाएगा एज सेंटर। ठीक है बेटा, तो ये तो आपकी हो गई यूनिट सेल। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपकी कि यूनिट सेल किस किस शेप में आपको मिल सकता है, किस किस फॉर्म में आपको मिल सकता है, तो वो देखो। नेक्स्ट अगर हम देखें कि बेटा यूनिट सेल जो है आपके किस किस शेप में हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल। एज लेंथ मैंने आपको बताई थी, एज आपकी कितनी है, 3, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ विड्थ एंड हाइट, और एंगल मैंने उनके करस्पॉन्डिंग आपको अल्फा बीटा एंड गामा से रिप्रेजेंट किया था। फिर से देख लो, यहां आप लिखो ए, दिस बी, दिस सी, ट्रायंगल बनाओ, यहां नीचे से स्टार्ट करो। ये देखो, ए के अपोजिट अल्फा, बी के अपोजिट बीटा, अपोजिट देखो, अपोजिट ये वाली लाइन, ए के अपोजिट अल्फा, बी के अपोजिट बीटा, सी के अपोजिट गामा। ठीक है, ये चीज याद रखो आप। ठीक है बेटा, तो देखो क्रिस्टल सिस्टम अगर क्यूबिक होगा, अब तक हम क्यूबिक पढ़ रहे हैं, तो क्यूबिक में पॉसिबल वेरिएशंस आपकी कौन कौन सी है, एससीसी यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक सेल। यानी कि क्यूबिक में ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी होती है। एक्चुअली आप इमेजिन तो यहाँ पे 4th वाली एज सेंटर या एंड सेंटर भी कर सकते हो, बट एक्चुअली क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली देखी गई है। ठीक है, इमेजिन तो आप ये भी कह सकते हो कि मैम यहाँ पे फेस पे भी आ सकता था, फेस पे क्यों नहीं है, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि क्यूबिक जो है इन 3 वेरिएशन में ही पॉसिबल है। ठीक है, कि क्यूबिक की 3 वेरिएशन ही पॉसिबल है, एज सेंटर यहाँ नहीं है पॉसिबल। नेक्स्ट अगर बात करें कि क्यूबिक में आपकी एज लेंथ आपकी क्या होती है, क्यूबिक में क्या होता है आपका स्क्वायर होता है, और आपको पता है स्क्वायर मींस फ्रंट वाला साइड स्क्वायर होता है, क्यूब के फॉर्म में होता है। तो क्यूब की सारे जो आपके एजेस है वो सेम होती है, ए बी एंड सी, और सब एंगल उनके करस्पॉन्डिंग सारे एंगल अल्फा बीटा एंड गामा सारे आपके 90 डिग्री होते हैं। ये सारे आपके एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपका सोडियम क्लोराइड, जो आप कॉमनली सॉल्ट यूज करते हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक फॉर्म का यूनिट सेल है। ठीक है, या जिंक सल्फाइड की बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट आपका है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है आपका, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, 2 सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर, वहां आपका क्या है, ए और बी, यानी कि आपका ए जो है
यहां लिख देती हूं मैं, ये ए था, ये हमारा बी था एंड दिस वाज योर सी। ठीक है, तो ए और बी आपका क्या होगा, सेम होगी, ए की लेंथ और बी की लेंथ। टेट्रागोनल कहाँ है, ये, यानी कि ए की लेंथ और बी की सेम होगी, बट ये सी जो है इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों सेम होंगे, दैट इज 90 डिग्री के बराबर। आपका क्या, टिन ऑक्साइड एंड लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपका ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में ये आपकी 4 पॉसिबिलिटी है। ये सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। या ईसीसी क्या है, एंड सेंटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ईसीसी हम एब्रीविएशन एंड सेंटर के लिए यूज करेंगे, एड सेंटर के लिए यूज नहीं करेंगे, एड्स के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, तो 4 पॉसिबिलिटीज है इसकी, 4 फॉर्म में ये दिख सकता है। जहां पे आपका ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, अल्फा बीटा सॉरी ए बी एंड सी, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों ही आपकी डिफरेंट होगी, यानी कि लेंथ आपकी कुछ होगी, ये आपकी लेंथ है। ठीक है, ये ए की वैल्यू कुछ होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी, बट इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा तीनों ही आपके 90 डिग्री के बराबर होंगे। एग्जाम्पल अगर बात करें तो रोम्बिक सल्फर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपका मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में ये आपकी 2 ही पॉसिबिलिटी देखी गई, इसमें एससीसी पॉसिबल है, ईसीसी पॉसिबल है। साथ के साथ अगर हम देखें मोनोक्लिनिक कहाँ है, ये रहा आपका। मोनोक्लिनिक में क्या है, तीनों जो आपकी एडजेस है वो भी अनइक्वल होंगी, यानी कि ए बी सी तीनों अनइक्वल। अल्फा एंड गामा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, बट बीटा जो है आपका अदर देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, अदर देन 90 डिग्री होगा। तो इसका एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो देखो यहाँ ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर है। ठीक है, तो आप एक एक दो इनके एग्जाम्पल भी याद करो। नेक्स्ट आपका क्या है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में सिर्फ आपका सिंपल क्यूबिक है, जिसमें आपका क्या है, A इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल है, बट सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। तो देखो हेक्सागोनल आपका क्या है, हेक्सागोनल। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, अभी हमने आपका 2 डायमेंशनल में पढ़ा था कि जब आपका क्या हो, हेक्सागोनल शेप हो आपकी फेस की, तो वो कहलाएगा हेक्सागोनल यूनिट सेल। और यहाँ पे अगर इंटीरियर से आप ड्रॉ करते हो तो एक एंगल जो होगा, इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो हेक्सागोनल जो है आपका, वहां पे आपका क्या होता है, इस चीज को याद रखो, A इज इक्वल टू बी, यानी कि लेंथ ब्रेड 2 चीज आपकी सेम होगी, विड्थ आपकी सेम नहीं होगी। ठीक है, लेंथ एंड हाइट सेम होगी, विड्थ सेम नहीं होगी। ठीक है, बट एंगल्स जो है अल्फा और बीटा 90 होंगे, गामा 120। देखो ये वाला एंगल जो है 120 होगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखिए, ग्रेफाइट, हमने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा था, वहां आपका क्या था कि आपकी हेक्सागोनल शीट टाइप अरेंजमेंट था। ठीक है, तो याद रहेगा ग्रेफाइट किसका एग्जांपल है, हेक्सागोनल यूनिट सेल का। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें रोम्बिक, या हम इसे ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, ये ऑर्थोरोम्बिक था, ये रोम्बिक है। रोम्बिक में सिर्फ सिंपल क्यूबिक सेल, यानी कि सिर्फ कॉर्नर्स पे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ए बी सी तीनों इक्वल होंगे, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल होगी, अल्फा बीटा एंड गामा तीनों इक्वल होंगे, बट 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका क्वाड्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वाड्स किस में आता है, आपका रोम्बिक में, या हम ट्राइगोनल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में पॉसिबिलिटी है आपकी सिर्फ सिंपल क्यूबिक की, ए बी एंड सी तीनों अनइक्वल है, ट्राइक्लिनिक ये रहा। ठीक है, ए बी एंड सी तीनों अनइक्वल है, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल अलग अलग है, और तीनों ही 90 से अलग अलग होंगे। ठीक है, 90 भी नहीं होंगे, 90 से अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल है आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में, वो आपका ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ एड्ज लेंथ एंड एक्सियल एंगल, देखो आप हर किसी में आपके अलग अलग पैरामीटर्स है कि कहीं A इज इक्वल टू बी है, कहीं B इज इक्वल टू सी है। ठीक है, तो एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बेसिस पे आपके यूनिट सेल 7 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ये सारी चीजें जो है एक आपके एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्राविस।
ठीक है, उनका नाम था ब्रेविस, और ब्रेविस ने ये सारी पॉसिबिलिटीज पढ़ी। ये सारी पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है, आपके यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम 7 है, बट इनके करस्पॉन्डिंग पॉसिबिलिटी कितनी है, क्यूबिक में 3, ठीक है, क्यूबिक में आपकी 3 है, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4, मोनोक्लिनिक में 2, हेक्सागोनल में 1 पॉसिबिलिटी, इन तीनों में 1 है। और ये भी याद रखना है, देखो हेक्सागोनल, रोम्बिक और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ सिंपल यूनिट सेल आता है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल आता है। तो देखो टोटल कितने हो गए, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो टोटल आपकी 14 पॉसिबिलिटी थी, 7 यूनिट सेल के करस्पॉन्डिंग 14 पॉसिबिलिटी थी। इन 14 पॉसिबिलिटीज को कहा गया ब्रेविस लेटिस। क्या कहा गया, ब्रेविस लेटिस, ठीक है। 14 लेटिस सिस्टम जो आपका मिला इन 7 यूनिट सेल के करस्पॉन्डिंग में, उनको कहा गया ब्रेविस लेटिस, क्योंकि ये सातों यूनिट सेल और इनकी पॉसिबिलिटी किसने पढ़ी थी, मैथमेटिशियन थे जिनका नाम ब्रेविस था, तो उनके नाम से ही ये 14 लेटिस दिए गए, ठीक है। तो इन लेटिस का नाम, ये 14 लेटिस का नाम है, जो ये 14 लेटिस हैं आपके, इनका नाम दिया गया ब्रेविस लेटिस। यानी कि यहाँ अगर डेफिनेशन आती है ब्रेविस लेटिस की, क्या है कि 7 आपके यूनिट सेल के करस्पॉन्डिंग जो आपके 14 लेटिस फॉर्म होते हैं, 14 पॉसिबिलिटी ऑफ लेटिस फॉर्म होती है, उन 14 लेटिस को हम ब्रेविस लेटिस कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका आज क्रिस्टल सिस्टम एंड यूनिट सेल हो गया। आगे का हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और साथ ही साथ ये टेबल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी ट्रिक से इसे याद करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।